यही आप यही शाम जी आप शशि वाला कप्तान सिंह जी आओ और हमारी मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का बुके देकर के और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी भेंट करके उनका स्वागत करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मां से डालो थोड़ा सा, थोड़ा खाओ, अरे थोड़ा हेलो, इसके साथ ही पूनम गौतम पत्नी श्री दुर्गेश गौतम जी आए और हमारी मुख्य अतिथि का माला पहनाकर फूलों का गुलदस्ता देकर के स्वागत करें। श्रीमती पूनम गौतम, धर्मपत्नी दुर्गेश गौतम। और इसके बाद ही मैं माफी चाहूंगी कि स्वागत की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमारी मुख्य अतिथि पर इतना समय नहीं है, उन्हें बहुत और भी जगह जाना है, उनकी व्यस्तता है, तो मैं माफी चाहूंगी जो लोग स्वागत के लिए रह गए हैं। तो माफी चाहते हुए स्वागत की कड़ी को यहीं पर बंद करते हुए मैं माननीय नकुल जोशी साहब, पूर्व नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उन्हें आमंत्रित करती हूँ मंच पर। और आगे के लिए मैं ये माइक वो आए और अपनी बात रखें। चलो भाई, चलो जी चलो। नहीं बाइक है हाँ भाई, आ जाओ भैया, आ जाओ इधर, आ जाओ सब, आ जाओ आ जाओ। लोग अपने अपने स्थान पर आ जाओ भाई, आ जाओ सब, आ जाओ। हो जाए। मैं जानता हूं कि आप सब लोग आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को सुनने के लिए बेताब है। आप लोग यहाँ पर इतनी संख्या में है और ये आप लोगों की उपस्थिति है, हम सबको आभार दिला रही है, हम सबको एहसास करा रही है कि पूरे के पूरे आगरा और मथुरा मंडल में ये संदेश जा चुका है कि महिला समाज में दुर्गा रूपी माताओं ने, बहनों ने अपना अपना फंसा, अपना कुछ उठा लिया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश बर्दाश्त करने वाले नहीं। अभी कल की बात है, हमारी आदरणीय कल्पना मिश्रा जी ने कल गोवर्धन में हजारों की तादाद में माताओं, बहनों, बेटियों को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया है कि हम सब लोग ये संकल्प ले ले कि हम लोग 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मां जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश में आप सब लोग का शासन कायम करने का कार्यक्रम।
मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। और आप सब लोग भी जितनी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे हैं, आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाइएगा। और आप सबके मन में संकल्प होना चाहिए कि आज से 150 दिन बाद, 200 दिन बाद जब भी चुनाव होता है, हम ये भाजपाइयों के द्वारा चलाई जा रही गलतफहमी में नहीं आएंगे। हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गद्दी पर बैठा करके काम करेंगे। मैं आपके बीच में और मुख्यमंत्री महोदय के बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बात कह करके आपसे कहलवा करके जाना चाहता हूँ कि जब आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री बोलेंगी तो उनकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकी से सुनिएगा। उस बात को सुन करके उसको ध्यान में छोड़ करके मत जाइएगा। उसको अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिलों में और अपने बाहुबल में लेकर के जाने का कार्य करिएगा। और जहां जहां ब्रह्म समाज के साथ साथ सर्व समाज का मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपके पत्नियों के साथ, आपके बेटे के साथ, आपके भाई के साथ, आपके मित्र के साथ, आपके पिता के साथ अगर भाजपाइयों ने कोई छल करने का काम किया है, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री की बातों को लेकर के इस पूरे लखनऊ आगरा मंडल में फैला करके संदेशा दीजिएगा कि हम लोग अपने बात का बदला लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ बड़े आदर के साथ आदरणीय श्रीमती कल्पना मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और हम सब लोग इस संकल्प लेने काम करें। हम सब लोग जो संकल्प लेने के लिए तैयार है। आदरणीय कल्पना मिश्रा जी, कल्पना मिश्रा जिंदाबाद। जोश लगा करके भारतीय बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, आदरणीय कल्पना मिश्रा जिंदाबाद, आदरणीय कल्पना मिश्रा जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर प्रबुद्ध वर्ग की महिला वर्ग की आज विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं और सबसे ज्यादा खुशी है कि नेता अनीता नेहवाल जी के साथ जो 50 औरतें आई हैं, तो इसी से आप पता लग रहा है कि आज शुभारंभ बहुत अच्छा हुआ है। जो बीजेपी को इसकी सरकार छोड़कर बहन कुमारी मायावती जी के साथ जुड़ना चाहती हैं, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत हम कर रहे हैं और सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरे पति माननीय मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, पिछले 2 महीनों से हर जनपद में जाकर सर्व समाज के वर्ग को और तथा ब्राह्मण समाज के वर्ग को एकजुट होने का कार्य कर रहे थे। उनके साथ श्री नकुल द्विवेदी तथा श्री अरुण द्विवेदी जी ने भी बहुत साथ दिया है। यही सब देखते हुए पत्नी होने के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम मिश्रा जी के साथ जुड़े, उनके साथ सहयोग देकर बहन कुमारी मायावती जी का हम उनका हौसला अफजाई करें, उनके साथ जुड़कर उनको पुनः 5वीं बार 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। और यही सब गुजारिश आप लोगों से है कि आप लोग सब भारी मात्रा में जुड़कर बहन मायावती जी को 2022 में
मुख्यमंत्री 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करें। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि 2007 में सर्व समाज सभी लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने जुड़कर और ब्राह्मणों ने भी जुड़कर भाईचारा बनाकर बहन जी को, बहन कुमारी मायावती जी को 4थी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया था। तब आप लोगों ने उनके शासनकाल को देखा। उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार होने के कारण 5 साल सरकार चली थी और 5 साल आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि उनकी सरकार में अनुशासन आप लोगों ने देखा तथा कानून व्यवस्था भी आप लोगों ने देखा, जो कि हम लोगों को किसी भी सरकार में वो कानून व्यवस्था और अनुशासन नहीं मिलता है। बहन जी के लोग इतने अनुशासित हैं कि अगर कोई रैली भी होती है, कहीं भी होती है, तो कोई शोर शराबा और होहल्ला नहीं मचता है जैसे कि अन्य पार्टियों में होता है। वो लोग आते हैं, आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं, अपना खाना लेके आते हैं और बहन जी के विचारों को सुनते हैं, फिर उसी शांति के साथ वो लोग चले जाते हैं। आप लोगों को अनुमान लग जाता होगा कि वो उनकी सरकार कितनी अनुशासित रहती थी। वो अनुशासन प्रिय एक शासक है और उनकी सरकार में अनुशासन को ही प्राथमिकता दी जाती है और कानून व्यवस्था इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारी किसी भी सरकार में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, किसी में हमारी माँ बहनें बेटियां तो छोड़िए, अब तो नौजवान भी महफूज नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। माँ बहन बेटियों के साथ आए दिन लूटपाट और हत्या जैसी और रेप जैसे केस हो रहे हैं। रेप के केस तो आपको हर दूसरे दिन सुनने को मिल जाएगा। ये बहन जी की सरकार में तो ये हाल था कि हमारी माँ बहन बेटियां रात के 12 बजे भी अगर किसी काम से निकल के जाती थी तो उनके मन में ये पूरा विश्वास और भरोसा होता था कि वो कहीं भी चली जाए, लेकिन उनके ऊपर क्योंकि माननीय बहन जी की सरकार में उनके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा और वो अपना काम करके आती। इतना अनुशासन प्रिय सरकार शासनकाल था उनके समय में। इससे पहले अभी वर्तमान टाइम में आपने बीजेपी की सरकार को देखा होगा, जिसमें कि आपकी कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। जैसा कि हमने कहा, हमारी माँ बहन बेटियां कोई भी उसमें सुरक्षित नहीं है और कोई भी सुरक्षित तो छोड़िए, कोई भी खुश नहीं है, किसी भी तरह से खुश नहीं है। इससे पहले जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसमें तो गुंडा राज था, उसका तो नाम ही दिया गया था गुंडा राज, क्योंकि उसमें कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त रहती। उनके खुद ही के लोग ये इतना तक काम करने के लिए तैयार रहते थे कि अगर किसी के घर को नजर पड़ गई तो वो कब्जा करने के लिए तथा भूम हड़पने के लिए तैयार रहते। उनके लिए ये आम बात होती थी। अगर उनके शासन काल में कोई विकास हुआ है तो वो विकास भी वो बहन जी के ही कार्य प्रोजेक्ट थे, उन्हीं पे उन्होंने विकास करके दिखाया है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता सकते हैं कि जैसे मेट्रो का काम, लखनऊ में जो मेट्रो बनी उसका मेट्रो का काम और साथ में ही जो वहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बना है वो भी, और स्टेडियम के साथ साथ एक्सप्रेसवे का काम, जिसकी की भूमि आवंटन और बजट सब पूरा तय हो गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने आके उस पर रिबन काटने का काम किया है। और उनके यहाँ तक कि जो वहाँ पर माननीय काशीराम ग्रीन पार्क जो 250 एकड़ की जगह में बनाया गया था, उसको भी उन्होंने उसका नाम बदलने का और ईटा काटने का काम किया। अब उस पार्क का नाम जनेश्वर मिश्रा पार्क रखा गया, जबकि वो बहन जी का ही प्रोजेक्ट था, उन्होंने पूरा पार्क तैयार किया था, लेकिन नाम बदलने का काम समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने
ये काम करके दिखाया। समाजवादी पार्टी में सवर्णों की नौकरियों पे रोक लगा दी गई थी कि किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। जब बहन जी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने शासनकाल में उस पर रोक हटाकर 6 लाख नौकरियां देने का काम किया। 6 लाख नौकरियां देने का काम किया तथा इसके साथ ही साथ मायावती जी ने अपनी सरकार में रोग के साथ ही साथ सवर्णों को और गरीब लोगों को, यहाँ तक कि गरीब सवर्णों को भी कांशीराम योजना के अंतर्गत उन्होंने 20 लाख मकान मुफ्त देने का काम किया। 20 लाख मकान कांशीराम योजना के अंतर्गत मुफ्त देने का काम किया। जो कि 1 लाख मकान रह गए थे, उसको समाजवादी पार्टी ने आके उसको कैंसिल कर दिया, उनका निर्माण ही रोक दिया था। वर्तमान सरकार में आजकल क्या हो रहा है, वहां पे अपराधी के लोगों के नौजवान, खास तौर से व्यक्ति जात के जो कि ब्राह्मण लड़कों को की हत्या की जा रही है। पुलिस काउंटर के नाम पे वो वहाँ पे अपराधी कह के उनका एनकाउंटर किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। उनके पीछे जो माँ बाप बहनें बची हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो किसी थाने में उनकी सुनवाई हो रही है, ना कोई भी सुनवाई कर रहा है। अगर आप ऐसे ही अपराधी को पकड़ना है तो आप उसको पकड़ के पहले डालिए जेल में और उसके बाद नियमानुसार मुकदमा चलाइए। मुकदमा चलाने के बाद अगर न्यायालय उचित समझे कि अगर वो दंड के भागी हैं तो उनको दंड न्यायालय कर देगी। लेकिन ये काम न करके यहाँ पे बीजेपी की सरकार में तानाशाही चल रही है और लोगों के माँ बहन बेटियों के सुहाग को उजाड़ने का काम हो रहा है तथा लोगों के दुर्पयोग को बुझाने का काम किया जा रहा है। इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आप लोग सब इससे कहीं अनभिज्ञ नहीं होंगे। सभी के ऊपर ये मार पड़ रही है। जो गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना तो उन्होंने चलाई कि लोगों के लिए उज्ज्वला योजना चला के हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गांव-गांव में गैस दे देंगे, लेकिन उसको रिफिल करने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए। जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 900 रुपए का सिलेंडर अब हो गया है, बल्कि कुछ दिनों में हो सकता है कि आपको वो 1000 रुपए का सिलेंडर मिले। इसी तरह गरीब की जो गरीब के खाने की तेल आप लोग खुद जानते होंगे, जो 90 रुपए का पैकेट मिलता था वो बढ़ के 185 रुपए हो गया। कम आमदनी वाले लोगों में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों के घर पे 2 टाइम चूल्हा भी नहीं जलता है। ज्यादातर घरों में 1 टाइम खाना बना के वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। डीजल पेट्रोल के नाम आप लोगों के नॉलेज में है कि कितने 100 से 120 रुपए का लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम 100 रुपए तक छूने जा रहे हैं। माँ बहन बेटियों की हत्याएं और रेप तो आप हर 2 घंटे में सुनते हैं। आपने देखा होगा हाथरस के केस में कि वहाँ पे दलित महिला के साथ रेप हुआ और रेप होने के बाद फिर उसको जब हॉस्पिटल में डेथ हो गई तो उसकी बॉडी को उनको घर वालों को दिखाया भी नहीं गया और शासन के अंतर्गत वहाँ खड़े होकर लोगों ने पेट्रोल डालकर उनका क्रेमेशन भी कर दिया, अंतिम संस्कार भी हो गया। इसी तरह लड़कियों पे जो जुल्म हो रहे हैं, जैसे कि आपको उन्नाव का केस और महोबा का केस अभी रिसेंटली हुआ है, वो उसके बारे में पता होगा। रेप तो आम बात हो गई है इन लोगों के लिए, पर मुस्लिम और इसके साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी माँ बेटियां बहन ही नहीं, माँ बेटियां बहन घर में सुरक्षित नहीं है और साथ में घर में तो छोड़िए, आपके ऑफिस में जो महिलाएं काम करने जाती हैं उनकी भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो उसको कोई नहीं सुन रहा है। तो ये आप सरकार समझ लीजिए कैसी सरकार है। यहाँ पर लड़कियों को तो छोड़िए, नौजवानों को भी कोई तरह नहीं दी जा रही है। नौजवानों की हत्या कर दी जाती है, उनको जब मनाया तब पकड़ के जेल में बंद कर दिया जा रहा है। कोई सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है। और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज में धर्म के नाम पर सिर्फ एंड सिर्फ भय और असुरक्षा का वातावरण फैला रही है और विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा। आप लोगों को सभी को पता है कि विकास का कार्य वही होता है जहाँ पे आपकी शांति और सुरक्षा का वातावरण होता है। विकास वहीं पे होता है। इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उदाहरण के तौर पे आप हमारे रामलला मंदिर को ही ले लीजिए, अयोध्या का, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, पिछले नवंबर में आ गया था। उसका भी साल भर पहले जो भूमि पूजन के नाम पे ईंटों का पूजन करके रख दिया, ना वहाँ भूमि पूजन हुआ है ना ईंट पूजन, कोई काम नहीं हुआ है। रामलला, हमारे भगवान रामलला अभी भी 2 साल होने को आ गए, निर्णय हुए, वो टेंट में ही बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई अभी छत तक नहीं बनाएंगे। इसी प्रकार ये सरकार की संवेदनहीनता से आपको हम परिचय कराना चाहते हैं कि बनारस में जो अंध विद्यालय था, बच्चों का इंटर कॉलेज था, उसको बंद कर दिया गया। बच्चे बेघर हो गए, बेसहारा हो गए कि अब वो कहाँ पढ़ने जाए। जब वो उनको सड़क पे उतरने के लिए मजबूर किया गया, जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की बनारस में, तो उनके ऊपर अभी कुछ हाल में पिछले महीने में वो पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उनकी पिटाई की है और उनको लहूलुहान कर दिया। इतनी संवेदनहीन सरकार, आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में बाकी और क्या काम हो रहा होगा। जो लोग सक्षम हैं वो तो अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे भ्रष्ट बाधित हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज कराने का काम यहाँ पे ऑर्डर दिया गया। इसी प्रकार से आप देखिए तो विकास का कार्य अगर हुआ है तो माननीय बहन जी की सरकार में हुआ। उन्होंने उनके लखनऊ से हम आपको बताते हैं कि उन्होंने चौड़ी चौड़ी सड़कें, स्मारक और वहाँ के पार्कों का निर्माण किया है। एयरपोर्ट से लेके अगर आप गोमती नगर के एरिया में जाते हैं तो लखनऊ का कायाकल्प बदल गया है कि लोग जो आते हैं वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, ये कोई लखनऊ है जो पहले था। वहाँ पे घूमने के नाम पे लखनऊ में पहले भूल भुलैया या इमामबाड़े के अलावा कोई चीज नहीं थी। आज आप जाके देखिए कि वहाँ रात के 11 बजे भी गोमती के किनारे मेला लगा रहता है। इतना सुंदर वहाँ पे निर्माण कर दिया गया। यही नहीं, इसी के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे विश्व स्तर की वर्ल्ड फेम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय का देने का काम किया है, जिसमें 50% विकलांग लोग पढ़ रहे हैं और 50% वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और ये व्यवस्था इसलिए रखी गई कि वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और वहाँ यूनिवर्सिटी को 11 में उसका उद्घाटन बहन जी ने किया था, माननीय बहन जी ने तो उसका उद्घाटन किया। अभी तक उनको पता नहीं कितने उस यूनिवर्सिटी को अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा हर साल दिए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग केबीसी को देखते होंगे, उसमें अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे बैठी हिमानी बुंदेला, जो कि आगरा की लड़की, आगरा की लड़की, उसने बताया वहाँ पे कि हमने कार एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो उसको इतना डिप्रेशन में आ गई थी। तो उन्होंने बताया, सर कितना खुश आज हम यहाँ हॉट सीट पे बैठ के हो रहे हैं, उतनी खुशी हमारी दुगनी होती जब हमारे पापा ने पढ़ा किसी में आर्टिकल कि यहाँ पे ऐसी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे साइटेड और डिसेबल्ड बच्चे सब एक साथ पढ़ते हैं। तो हमने वहाँ एडमिशन लिया, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इतनी इंटेलिजेंट लड़की कि वो 1 करोड़ रुपए केबीसी से जीत के आई है। इससे ज्यादा ये इस सब के पीछे माननीय बहन जी का हाथ है, उनकी सोच है कि कैसे विकास किया जाए, कैसे लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, उनकी शिक्षा कैसे पूरी की जाए। यही नहीं, उनके शासन काल में 2009 के बाद जिन लड़कियों ने जन्म लिया है उनके लिए 18 वर्ष पूरे होने पर एक मुश्त 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई, कानून बनाया गया। यही नहीं, जो
किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी विधवा और उनकी लड़कियों को कृषि में भी और उनकी संपत्ति में देने का अधिकार देने का कानून बनाया गया। यही नहीं, गरीबों के लिए नहीं, एक जात विशेष के लिए नहीं, उन्होंने सब वर्ग के लोगों को, सवर्ण गरीब सवर्ण लोगों को भी जो मकान देने का काम किया है कांशीराम स्मारक, कांशीराम योजना के अंदर। उसके साथ साथ गरीबों को भूमि और कृषि का भी आवंटन किया कि जिससे वो उनकी रोजी रोटी चल सके। माननीय बहन जी के मन में सबसे पहले विचार आता है कि हमारी माँ बेटियां इससे परेशान न रहे, उनकी रोजी रोटी का, उनकी शिक्षा का पूरा इंतजाम होना चाहिए। उन्होंने जब उनकी पिछली साल शासन काल में 2007 में आके सबसे पहले इसी पे रूपरेखा तैयार की थी कि हमारी माँ बहन बेटियों को कैसे सुविधा और सुरक्षित रखा जाए, कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए। इसी से आप समझ जाइए कि बहन जी की सोच कैसी है। आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग महिलाएं हैं, हम तो कहेंगे आप लोग अब से 4.5 महीना रह गया है। आप लोग घर से निकलिए, घर में नहीं बैठिए, घर से निकलिए और सब लोगों को ये बातें बताइए कि हमारा कल्याण कहाँ है, जहाँ मेरे बच्चे, जहाँ जैसे मेरी बेटी बहू और साथ में हमारे नौजवान लड़के भी सुरक्षित रहें, वहाँ हमें कौन सी सरकार को लेके आना है। बहन मायावती जी की सरकार को लेके आना है या जो अभी जितनी सरकारें आई हैं जिसमें हम लोगों को वो पूछा भी नहीं गया है, उस सरकार को फिर से उठा के खड़ा कर देना है। ये हम तो कहेंगे। अभी आज हमको बहुत खुशी हुई है कि अनीता जी के साथ जो 50 लेडीज आई हैं, उन्होंने बहन जी की सरकार, बहन जी की पार्टी को ज्वाइन किया है बीएसपी, उनका हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने की मुहिम को तैयार कर लिया है। वो आप आगे इसको बढ़ाएंगी। हमारी उनसे यही अपील है, आप लोग अपने साथ 5-5 या 10-10 लोगों को जोड़ के और अपनी मुहिम को आगे बढ़ाइए और बहन जी की सरकार को फिर से पुनः 2022 में लाकर उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री को बनाने का काम करेंगे। यही नहीं, बहन जी ने एक ही जगह नहीं, एक ही क्षेत्र में विकास नहीं किया, बहन जी ने हर शहर में उसका विकास किया। अयोध्या में ले लीजिए, वहाँ घाटों का निर्माण किया, साथ ही साथ 35 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जिससे कि हमारी सरयू नदी दूषित न हो सके। साथ ही साथ जो वहाँ परिक्रमा होती है नवंबर में, उसकी सड़क को 12 फीट चौड़ी करने, साथ साथ में उनके खाने पीने और पानी की व्यवस्था करने का काम किया। यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने बनारस में भी 1.25 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया और गंगा को स्वच्छ किया। गंगा जी को स्वच्छ करने का काम किया है और साथ में जो आप लोगों ने कभी बनारस गए होंगे, देखा होगा, सब अलग अलग घाट थे, उनकी सौंदर्यीकरण किया और उनको एक जोड़ने का काम किया। यहाँ आप एक जगह से जाइए घाट पे तो वहां से चलते हुए पूरा आप घाट देख सकते हैं। यही नहीं, इतना कंजेस्टेड शहर है, वहाँ पे 2-3 फ्लाईओवर देने का काम किया। साथ में जो वहाँ के बुनकर हैं, वो अभी एग्जीबिशन लगी हुई है लखनऊ में। हम लोगों के बात करने पे उन्होंने कहा कि बहन जी ने हम लोगों को बहुत सुविधाएं दी थी, अगर बहन जी आती है 22 में तो हम लोग तो खुशी मनाएंगे कि हम लोगों के बुनकरों को और सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह से उन्होंने विठूर का भी विकास किया और विठूर में जो माता सीता, जो कि बिल्कुल जिसको लोग जानते भी नहीं है, उनके वाल्मीकि आश्रम जिनका जीवन यापन हुआ है लवकुश के साथ, उसको सुधारने का काम किया, उसका जीर्णोद्धार किया। उनकी सीता की रसोईया आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सीता की रसोई, साथ ही साथ उनके वाल्मीकि आश्रम का सबका निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने कन्नौज का, जहाँ की हमारी पैदाइश है, हम पढ़े और बड़े हुए हैं, कन्नौज में भी 140 करोड़ रुपए का बजट देकर वहाँ पे जिला अस्पताल और लड़कियों के लिए वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं था,
क्योंकि कोविड था, सॉरी कंबाइंड था, कोविड था, तो उन्होंने उसका भी काम किया। और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज एक ही नहीं, उन्होंने पूरे प्रदेश को 7 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। वहाँ पर सड़कें चौड़ी थी। और जब 2009 में हम कन्वेंसिंग के लिए गांव-गांव डोर टू डोर घूमे तो हमने देखा कि वहाँ पे हर घर के सामने सड़क और बिजली पानी पहुँच गया। पूछा ये काम कब हुआ? सबने कहा बहन जी ने आके सारा ये काम कराया। आप सोच सकते हैं कि वहाँ 2007 में बहन जी का शासनकाल शुरू हुआ, बहन जी की गवर्नमेंट आई और 2009 कंप्लीट होने के पहले ही 2009 में जहाँ वहाँ पहुंचे हैं तो वहाँ की गांव की रूपरेखा बदली हुई थी। घर घर के सामने सड़क और बिजली पानी का इंतजाम था। यही नहीं, उन्होंने सभी कृषि लोगों को उठाने का काम किया, जो कि किसानों को कोई नहीं पूछता है। उसी सरकार में किसानों की कोई पूछ नहीं है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अन्नदाता जो किसान हैं, किसान भाई लोग हैं, वो आजकल सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हैं। उनके लेकिन जब 2007 में बहन जी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने गन्ने का मूल्य तुरंत दुगना किया था और उसको टाइम टू टाइम बढ़ाने का काम किया। यही नहीं, इसी के साथ साथ उन्होंने जो सरकारी नौकर थे, सॉरी सरकारी वकील थे, जो प्रदेश भर के सरकारी वकील थे, उनका वेतन मिलता था उसको 10 गुना करने का काम किया। आज के वृंदावन में तो कायाकल्प भी कर दिया गया। इसलिए इसको हमको पता है कि हमारे पति माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप वृंदावन का पूरा कायाकल्प करें, उसका स्वरूप बदलें। जब वहाँ जो भी कमियां थी वहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल बना, वहाँ फ्लाईओवर बना। फ्लाईओवर इसलिए बना कि वहाँ पर ये आपके मथुरा, वृंदावन, आगरा से दूरी कम करने के लिए लोग घूम के जाना पड़ता था। साथ ही साथ बस स्टैंड बना, बस वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती थी और 84 कोस जो परिक्रमा होती थी उसकी सड़क, उसके साथ वहाँ पे बेंच बढ़ने का, साथ ही साथ बिजली और पानी का वहाँ पे इंतजाम किया गया। ये सब तो हम आपको धार्मिक रथों की रूपरेखा बता रहे हैं। इसके साथ साथ जिससे कि हमारे प्रदेश का उत्थान हो, नोएडा में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन, IT सेक्टर लाइन, और वहाँ पर आप जाके देखिए तो लगता फॉरेन कंट्री में पहुँच गए। वहाँ पे स्कूल और सारे कॉलेजेस, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी भी देने का, पार्कों का निर्माण किया, जिससे कि वहाँ की रूपरेखा बदल सके और बाहर प्रदेश के लोग आकर वहाँ पर अपना काम कर सके, निवेश कर रहे हैं, और जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश का विकास हो। इसके लिए उन्होंने 6000 मेगावाट बिजली शुरू की कि 2007 में आके उसको 13,000 मेगा बिजली वाट का उत्पादन कराया, और जिससे कि हमारे प्रदेश का विकास हो सके। इसमें हम कहना चाहेंगे कि 7 सितंबर 2021 को मिश्रा जी ने जो 74 जिले कवर किए, उसमें 75वां जिला जो था वो लखनऊ का था, और लखनऊ में वहाँ पर हमारी बहन रानी मायावती जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, और उन्होंने उसमें अपील की थी, वहाँ मंच से अपील की कि सबसे पहले उनकी 2022 में सरकार आएगी तो वो महिलाओं के लिए काम करेंगी। 22 में आए थी तो महिलाओं के लिए वो काम करेंगी और उनके उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए तथा उनके रोजी रोटी का ध्यान रखते हुए सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाई जो आजकल परेशान हैं और सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर हैं, 2022 में उनकी बीएसपी की सरकार बनने पर उनके फसलों को उचित मूल्य दिया जाएगा। साथ ही फसलों को मूल्य देने के साथ साथ जो केंद्र सरकार द्वारा कार्य 3 कानून उनके ऊपर कृषि कानून लागू किए जा रहे हैं,
वो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं लागू किए जाएंगे। हमारे अन्नदाता को पूरी सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ साथ जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संस्कृत विद्यालय, जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं, उनको उचित धनराशि उपलब्ध न कराने के कारण वो बंद होने के कगार पे हैं। जिसमें कि कगार पे तो छोड़िए 50% उसमें बंद हो गए हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है 2022 में हमारी बीएसपी की सरकार आने पे हम उसकी धनराशि भी देंगे और उसको पुनः संचालित किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा 2022 में हमारी बीएसपी की सरकार आने पर जो आपके वित्त विहीन प्रबंधक और शिक्षक हैं, उनके लिए मैं तुरंत जो आयोग गठन करूंगी और उनको राहत देने का काम हमारी प्राथमिकता होगी। हम आपको इसीलिए सब बता रही हूँ कि अगर आपके मन में कोई भ्रम हो तो वो दूर हो सके। आप सभी लोग घर से निकलें तथा बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे के तले एकत्र होके, एकजुट होके और अपनी महिला शक्ति को पहचान कर महिला सशक्तिकरण करें और बहन जी के हाथों को मजबूत करें, जिससे कि 2022 में हम लोग सब मिलके बहन जी को जिताकर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। माननीय बहन जी के साथ जुड़कर उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग दृढ़ संकल्प करें, दृढ़ संकल्प लें, ताकि प्रदेश का उत्थान के साथ साथ भविष्य उज्जवल हो सके और हमारी माँ बहने के साथ साथ सभी वर्ग के लोग, चाहे वो आपके नौजवान हो चाहे महिलाएं हो, सभी सुरक्षित हो सके और जिनकी रोजी रोटी का प्रश्न जो अभी प्रश्न चिन्ह लगा है वो समाप्त हो सके। बहन जी, माननीय बहन जी ने कभी मैनिफेस्टो नहीं जारी किया है। उनकी कथनी करने में कोई फर्क नहीं होता है। वो अपना स्टेज से जो भी वादा करती है, जो भी बोलती हैं, उसको करके दिखाती हैं। यही उनका मैनिफेस्टो होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से 2007 में आप लोग सभी वर्ग के लोग जुड़कर और खासतौर से ब्राह्मणों के वर्ग के जुड़े और भाईचारा बनाकर उनको फिर से एकजुट होइए और बहन जी को जीत दिलाने का कार्य करिए, उनको 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का आप लोग यहाँ आज हम मन से अपील कर रहे हैं कि आप लोग संकल्प करिए। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? हाथ उठा के कहिए। चलिए, बहुत खुशी हुई जो हमारे पीछे बैठे हैं सभी लोग, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने बाबा साहब के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा बोला और बहन जी के विचारों से वो उसमें उनके साथ में है और उनका सहयोग करने को तैयार है। इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अमित महोदय। एक बात जो आज सबके जहन में गूंज रही है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बेटों का क्या होगा। हमारा जो हमने उनको इतना पढ़ाया लिखाया, किसी ने इंजीनियरिंग कराया, किसी ने MBA कराया, कोई पीसीएस बनाना चाहता है, कोई IAS बनाना चाहता है, कोई जज बनाना चाहता है। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में किया है कि अब किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर उसको रोजगार मिलेगा तो उसको रोजगार संविदा पे मिलेगा, उसको रोजगार ठेके पर मिलेगा, उसको ऐसे लोगों के यहाँ काम पर मिलेगा जो सुबह को उसको काम पर रखेंगे और शाम को जरा से उसकी ड्यूटी टेढ़ी हुई तो उसको अपमानित करके घर से बाहर निकालने का काम करेंगे। इस बात को लेकर के एक नौजवान है जिसका नाम कपिल मिश्रा है, उसने ये आंदोलन किया है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के एक नौजवान को इकट्ठा करके उनकी बेरोजगारी दूर करने का वचन नहीं दिलाएंगे। उनके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस खिलवाड़ को भी समूल नष्ट करते हुए हमारे नौजवानों के सम्मान को स्थापित करने का काम करेगा। मैं अपने भाई कपिल मिश्रा को आह्वान करता हूँ, कृपया माइक पर आए और इस कार्यक्रम में अपना संबोधन करें। भाई
यहाँ मंच पे उपस्थित सभी लोगों को और जो मेरी माता श्री उनको सुनने आए थे, आप सभी लोगों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सबसे साथियों यही बस कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को आप सबके साथ, आपके भाइयों बहनों बेटी बेटों को सबके साथ धोखा ही किया है। इस सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देगी, वो तो छोड़िए, 2 करोड़ नौकरियां इन्होंने हर साल लेने का काम किया है। बल्कि जो बेरोजगार लोग हैं और जो खासतौर से कोरोना काल के वक्त बेरोजगार हुए थे, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और बल्कि सर्व समाज के नौजवान लोग और बल्कि बेरोजगार लोग, उनको जब भी वो गए हैं अपने रोजगार मांगने या नौकरी मांगने, तो उसको इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बदले में लाठी और डंडे ही दिए हैं। तो इनके अब असली चेहरे को पहचानने की जरूरत है और इनके इस मुखौटे को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ये लोग आरक्षण के नाम पे भी आपके साथ सिर्फ धोखा और छलावा कर रहे हैं। आरक्षण रेलवेज हो या चाहे सरकारी यूनिट्स हो, सब तो ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ में बेच दे रहे हैं। तो किस बात का आरक्षण और किस बात की नौकरियां बचेंगी, ये हर कोई जानता है कि प्राइवेट कंपनीज में कोई आरक्षण नहीं चलता है। तो क्या इस तरह लाखों करोड़ों की नौकरियां तो ये खत्म करने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने झूठे प्रचार फैलाते हैं। और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की जो आजकल दुनिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने झूठे प्रचार से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं यही चाहूंगा, खासतौर से नौजवानों से कहना चाहूंगा कि इन सबके चक्करों में ना पड़े और बाकी अपने भविष्य को अगर सुधारना है तो माननीय बहन जी को 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है और उनकी ताकत सब मिलके उनकी ताकत को और मजबूत करें। मैं यहाँ इतने आप सब लोग आए हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी आदरणीय माता जी और आदरणीय पिताजी, उनके हम 5 बच्चे हैं, जिसमें से मैं एक लौता भाई हूँ और 4 बेटियां हैं। मेरी 4 बहनें हैं एंड बचपन से उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करा है। जितना प्यार और आदर और सम्मान और बढ़ावा जितना मुझे उनसे मिला है, उससे कहीं ज्यादा मेरी बहनों को उनसे मिला है। और मेरे आदरणीय पिताजी श्री सतीश चंद्र मिश्रा, वो पूरे 75 जिलों में इस प्रदेश के गए, जा जाके पिछले 1.5 महीने में उन्होंने इतनी मेहनत करी है। सिर्फ और सिर्फ मैंने पूछा किस लिए, तो उनका यही जवाब था, जिस तरह मुझे उनकी चिंता है, उनको इस प्रदेश के लोगों की चिंता है। और खास तौर से जो दुर्व्यवहार अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, वो ये कतई अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जगह जगह जाके आदरणीय बहन जी की बात को पहुंचाने की कोशिश करी है। और मैं भी यही चाहूंगा कि यहाँ पे उपस्थित आप जो सभी महिला लोग आए हैं, उनको अगर, और इस प्रदेश की बल्कि सभी महिलाओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपको दबाने की या परेशान करने की कोशिश भी करता है और आपके पास उनसे अब डरने की या दबने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज आपको उनसे कहनी है कि आदरणीय बहन जी अब आ रही हैं। तो जहां जिसने ये सुना और आपको डराए दबाने की बजाय, वो पलकर अपने घर में या कहीं बिल में जाके वो खुद छुप जाएगा, ये बात समझ के। तो इसीलिए आपको अब किसी से डरने या दबने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सभी से मैं बस यही कहना चाहूंगा, मेरी आदरणीय माता जी ने जो बातें आप लोग के सामने रखी, तो उनको, और जैसे आदरणीय नकुल जी ने आपसे कहा कि उनको यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना है, आपको उनकी बातें अब घर घर पहुंचानी है और घर घर जाके ये बताना है कि बहन जी आ रही हैं। बस अपने आप ही आपकी ताकत दोगुनी चौगुनी होने वाली है। मैं इसी के साथ बस यही कहूंगा
कि यहाँ पे आने के लिए और मेरी आदरणीय माता जी की बातें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।